बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज आपका जैसे कि टॉपिक है जू जियोग्राफी, जो आपका सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ जू जियोग्राफी। इसमें हम जू जियोग्राफी को स्टडी करेंगे ऑलमोस्ट पूरी इंटायर अर्थ को, मतलब हर स्पीशी को नहीं डिस्कस करेंगे, बट हम फ्लोरा एंड फौना ऑफ डिफरेंट रीजन्स जैसे कि पाकिस्तान के रीजन्स हैं, या उसके अलावा पहले आर्टिक रीजन या आर्कटिक रीजन, इथोपियन रीजन, इन सब चीज़ों को हम जो है इनके फ्लोरा और फाना को डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम फॉसिल्स की स्टडी को डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट में, और पैलेंटोलॉजी, और उसके अलावा थेरीज जो हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थेरी है, प्लेट टेक्टोनिक थेरी है कि किस तरह जो है अर्थ की एवोल्यूशन हुई, किस तरह जो है अर्थ जो है वो मतलब कितने बिलियन ईयर्स अगो पहले उसकी क्या कंडीशन थी, क्या सीन्स थे सब, और फिर मिलियन ईयर्स अगो पहले अर्थ की क्या कंडीशन थी, उसके कोर, मेंटल, क्रस्ट, उसके अलावा जो है अर्थ के रियलम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले जो है जू जियोग्राफी को देखते हैं कि व्हाट इज जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ बायोजियोग्राफी। जियोग्राफी, एज वी ऑल नो, दैट इज द रिलेटेड ऑफ अर्थ, के जो अर्थ की स्टडी है उसके जो रीजन्स हैं, उसके अलावा जो उसके लैंड्स हैं, फीचर्स हैं, इनहेबिटेंट्स हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट ऑफ अर्थ इंक्लूड्स इन द जियोग्राफी। तो बायोजियोग्राफी यानी कि लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है। अब जू जियोग्राफी इज मेनली इवॉल्व फ्रॉम जोलॉजी। जोलॉजी में आपके एनिमल्स भी आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ भी आ जाती है, जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ के अंदर एनिमल्स और प्लांट्स दोनों कंसीडर होते हैं, नॉट ओनली एनिमल्स। सो इसके अंदर हम फ्लोरा और फौना दोनों डिस्कस करेंगे। फ्लोरा इज रेफर्ड एज फ्लावर्स यानी कि उनकी स्टडी, और फौना जो है वो एनिमल्स की स्टडी है। अच्छा, that deals with the study of past and present distribution of animals on earth। यानी कि जितने बिलियन ईयर्स अगो पहले, मिलियन ईयर्स अगो पहले जो एनिमल्स थे या नहीं थे, या तब क्या कंडीशंस थी, रेट क्या था, स्टार्विंग कंडीशंस क्या थी, सर्वाइविंग कंडीशंस क्या थी उन एनिमल्स की, उन सबको क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर और जू जियोग्राफी के अंदर। उसके अलावा ओवर द सेंचुरीज द साइंस हैज इवॉल्व ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनी साइंटिस्ट। ऑब्वियसली के साइंटिस्ट की ही वजह से जो है उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी, उन्होंने स्टडी किया, फॉसिल्स की रिकॉर्ड को स्टडी किया, दूसरे अलावा फॉसिल्स की स्टडी की, तो उसकी वजह से जो है उन्होंने जो एक कंप्लीट जो थी, नॉट कंप्लीट फुली, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ थेरीज दी जिनकी वजह से जो है अभी तक हमें पिछले जो एनिमल्स हैं या स्पीशीज हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो पता लगता है। लाइक जैसे डायनासोर से, दैट हमने उनको फिजिकली तो नहीं देखा हुआ, बट हेलो, हाँ जी, नहीं पीछे क्या सेल हो रहा है? ये ऐसे ही सेल होता रहेगा, ये अभी आप रहने दें। चलो ठीक है। अच्छा, तो सबको समझ लग गई कि क्या है जू जियोग्राफी के अंदर। अब हम देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कि किस तरह जो है साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट्स की, अटेम्प्ट मतलब स्टडी किया जियोग्राफिक रीजन्स को, बायोजियोग्राफिक रीजन्स को अर्थ के ऊपर। अच्छा, जो फर्स्ट अटेम्प्ट एट द बायोजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ अर्थ, फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंक्लूड ऑल एनिमल लाइफ, उसमें मैरीन आ जाती है, उसमें टेरेस्ट्रियल्स आ जाते हैं, उसमें एम्फीबियंस, उसमें मैमल्स, उसमें each and every kind of animals include हैं in a single zoo geographic scheme was by Ludwig K. Merda in his volume। मतलब उसने अपनी जो बुक थी, वॉल्यूम थी डाई जियोग्राफिस की, वेर बीटिंग डर टाइडी, 1885 में उसने जो है लुडविंग ने इसको जो है डिस्क्राइब किया था। मतलब उसने डिवीजन नहीं की थी कि ये वाली लाइफ जो है, मेरीन एनिमल्स ये हैं, टेरेस्ट्रियल ये हैं, उसने एक ही सिंगल बुक वॉल्यूम के अंदर उसने सबको एक्सप्लेन कर दिया था। अब अकॉर्डिंग टू हिम जो वर्ड था उस टाइम 1885 के जो हिस्ट्री के मुताबिक, उसके अंदर 21 लैंड्स थी थ्रू आउट द वर्ल्ड और 10 मेरीन रियलम्स थे। ठीक है, रियल्म्स करते हैं मतलब दायरों को या उसके पार्ट्स को, कि इतने 10 मेरीन रियल्म्स थे और उसके अलावा 21 जस्ट लैंड्स थी थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। अब उसने क्या थेरी दी थी लुडविग ने,
कि a zoo geographical region is a subdivision of the earth having a unique fauna, that is the species that are found only in that area. अब स्पेसिफिकली फोना जो होता है किसी भी एरिया का, हर एरिया का अपना अलग से फ्लोरा और फोना होता है. अब जू जियोग्राफिकल रीजन में जो है हम जो स्टडी करेंगे, एक्चुअली हम एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं बेसिकली, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर जस्ट एनिमल्स का फोना डिस्कस करेंगे, फ्लोरा को भी डिस्कस करेंगे, बट जो हमारा मेन फोकस होगा वो किस पे होगा, फोना पे होगा. तो लडविग ने जो प्रपोज की थी थ्योरी, उसमें क्या था कि एजू जियोग्राफिकल रीजन इज अ सब डिवीजन ऑफ द अर्थ हैविंग अ यूनिक फोना, कि जिस जिस भी जो है रीजन्स के अंदर यूनिक फोना होगा, यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है, एक स्पीशी है एक रीजन में, पैलियार्टिक में भी है, एनियार्टिक में भी है, तो उसने उसको कंसीडर नहीं किया था कि ये दो दो स्पीशीज जो हैं, सेम स्पीशीज जो हैं इसमें भी हैं उसमें भी हैं, जो यूनिक स्पीशीज थी यानी कि जो एक ही रीजन में प्रेजेंट थी, उसने उन स्पीशीज की बेस के ऊपर जो है वो लैंड्स को जो है डिवाइड किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था. आवाज आ रही है मेरी? अब सबको, किसी को भी क्लियर नहीं आ रही है आवाज, की सिर्फ जैन को ही? मैम आ रही है मगर आपकी आवाज, मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही. मैम जी क्लियर है आपकी आवाज? आपका फिर नेट का इशू है जैन. मैम जी किरण क्लियर क्या आवाज है, इसके कान खराब है. मैम नेट का इशू नहीं है, ये आपका भी आवाज आ रही है आपकी. चलें ठीक है, पढ़ाई की वैसे ही नहीं आती आप. अच्छा चलें ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ, रिज्यूम कर रही हूँ. अच्छा, अब नेक्स्ट टू लुडविग. अब कंट्रीब्यूशन आई किसकी, फिलिप लुटले स्क्लैटर की. अब फिलिप लुटले स्क्लैटर ने क्या किया था, उसने टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड को क्या किया था, बायोजियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर जो है डिवाइड किया था, जो कि अभी मतलब कंटिन्यू इस टाइम भी ये जो है इसकी जो स्टडीज हैं, इसकी जो डिवीजन्स हैं, वो इनको मतलब कंसीडरेशन में रख के जो है अभी रिसेंटली जो फ्लोरा फाना है जो है उसको डिस्कस किया जा रहा है. अच्छा, अब इसने क्या किया था, 1858 के अंदर जो है स्मॉल पेपर इंटाइटल्ड, मतलब पेपर एक इसने लिखा था, जैसे कि आजकल के जो जर्नल्स और पेपर्स हैं दैट आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा. कंप्लीट एक बुक नहीं थी या वॉल्यूम नहीं था, इसने एक पेपर प्रेजेंट किया था जिसका टाइटल था जनरल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मेंबर ऑफ क्लास एवीज. यानी कि इसने जो इसका जो मेन फोकस था वो बेसिकली किस पे था, बर्ड्स पे, बर्ड्स के फौना पे था. अब इसने डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स ऑफ बर्ड्स को इसने जो है एक्सप्लेन किया था. Sclatter's work proved to be usual for almost all group of terrestrial animals. एनिमल्स को भी इसने किया था कंसीडर, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को, डेजर्ट एनिमल्स को, बट जो मेन फोकस है इसका वो किस पे था, बर्ड्स पे था. दिस हैज सर्व टू एम्फसाइज दैट बायोजियोग्राफिकल बाउंड्रीज, जाहिर है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं उनकी अपनी बाउंड्रीज हैं, जो कि उन्होंने अपनी उनकी अपनी टेरिटरीज हैं, किस किस रीजन में कौन कौन सा एनिमल जो है उसकी जो है अमाउंट ज़्यादा है या उसकी जो है स्पीशीज ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उनको इसने क्या किया था, हर स्पीशीज को उसने उनके उनके ग्रुप के अंदर प्रेजेंट किया था. और उसके अलावा इसने जो है था, म्यूट द माइक, फिलिप लुटले स्क्लैटर ने जो था म्यूट द माइक जीशान. फिलिप ल्यूटले स्क्लैटर ने अर्थ को डिवाइड किया था 6 रीजन्स में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फौना. मैम जी लास्ट एडमिट वालों का है ये अनम्यूट. ओके, इनटू 6 रीजन्स, ठीक है, उनके फौना की बेस पे, और स्पेशली जो बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशनल जो स्पीशीज थी बर्ड्स की, उनकी बेस पे जो था इसने क्या किया था, डिवाइड किया था अर्थ को पैलियार्टिक रीजन में. पैलियार्टिक रीजन इज यूरोपियन रीजन. इथोपियन रीजन कौन सा है, अफ्रीका का रीजन है. इंडियन रीजन साउथ एशिया. ऑस्ट्रेलियन रीजन ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया एंड न्यू गिनिया. न्यूट्रॉपिकल रीजन में साउथ अमेरिका, और नियार्कटिक रीजन में नॉर्थ अमेरिका आ जाता है. कि जो एक्सेस जो अमाउंट ऑफ फौना है, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ फौना प्रेजेंट है, वो सिर्फ इन रीजन्स में प्रेजेंट है. और इथोपियन रीजन अफ्रीका में, स्पेशली साउथ अफ्रीका के अंदर जो है, ये इथोपियन रीजन के अंदर जो है एनिमल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज प्रेजेंट इन अ वेरी लार्ज अमाउंट. अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू फिलिप,
जो ऑस्ट्रेलियन रीजन है, इथोपियन है, इंडियन और पैलियार्टिक रीजन है, ये इनको ना एक सिंगल रीजन में इसने किया था, दैट इज पैलोगिया रीजन। अब ओल्ड वर्ल्ड मतलब सबसे पहले जो था ये पैलोगिया रीजन में इन सबको कंबाइन करके इसने ओल्ड वर्ल्ड या फिर पैलोगिया रीजन में किया था, जिसके अंदर जस्ट जो है जो फौना है, जो एनिमल्स हैं, उनकी ईस्टर्न हाफ ऑफ द वर्ल्ड जू जियोग्राफिकल रीजन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कि इनके अंदर जो है एनिमल्स की जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट थी। अब न्यू ट्रॉपिकल और नियार्कटिक रीजन्स यानी कि जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के जो रीजन्स थे, दैट इज नोन एज द न्यू वर्ल्ड रीजन्स, क्योंकि ये एक तो इनके अंदर जो एनिमल्स थे उसके अलावा स्पीशीज काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुई थी। ये वेस्टर्न हाफ है, बट रादर देन ईस्टर्न हाफ की जो अमाउंट है फाना की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है रादर देन द वेस्टर्न हाफ, ठीक है। इसीलिए न्यू वर्ल्ड को, नियार्कटिक और न्यू ट्रॉपिकल रीजन को न्यू वर्ल्ड या न्यू गिया कहा गया था, और ओल्ड वर्ल्ड को क्या कहा गया है, पैलोगिया, ठीक है। मतलब फॉसिल्स की पहली फॉसिल्स की भी स्टडी को कहा जाता है, और न्यू मीन्स न्यू, कि फॉसिल्स का जो रिकॉर्ड है वो ओल्ड वर्ल्ड जो रीजन्स है, पैलियार्टिक, इथोपियन, इंडियन और ऑस्ट्रेलियन रीजन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं फॉसिल्स के रिकॉर्ड्स। अच्छा, अब एक और थ्योरी कंट्रीब्यूशन थी या थ्योरी थी, किसने दी थी, कंट्रीब्यूशंस ऑफ थॉमस हेनरी हक्सले ने। थॉमस ने दी थी 1868 में, उसने प्रपोज किया था डिवीजन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इनटू 2 प्राइमरी रीजन्स, मतलब उसने जस्ट 2 प्राइमरी रीजन्स के अंदर जो है अर्थ को किया था। 1850s में जो था फिलिप ने किया था, फिर उसके बाद जो था थॉमस ने किया था एक्टोगिया में और नोटोगिया में। एक्टोगिया इज नॉर्दर्न रीजन एंड नोटोगिया इज द साउथर्न रीजन। अब एक्टोगिया इज कंप्राइज्ड ऑफ पैलियार्टिक, नियार्कटिक, इथोपियन एंड इंडियन रीजन्स। अब ये देखें, नियार्कटिक रीजन इज द ओल्ड वर्ल्ड रीजन, ठीक है, बट इसने जो डिस्ट्रीब्यूशन की थी एनिमल्स की, उसमें इसने क्या किया था कि ओल्ड वर्ल्ड को और न्यू वर्ल्ड के जो रीजन्स हैं उनको मिक्स कर दिया था। पैलियार्टिक के साथ साथ और न्यू वर्ल्ड का नियार्कटिक रीजन जो था उसको इसने क्या कर दिया था नॉर्दर्न रीजन में, और नोटोगिया और जो था वो कंप्राइज किया था न्यू ट्रॉपिकल एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन। दिस स्कीम वाज रिगार्डेड एज इनवैलिड एंड डिसप्रोपोर्शनेट एंड वाज लेटर डिस्कार्डेड। क्यों? क्योंकि इसने जो डिस्ट्रीब्यूशन की थी जस्ट नॉर्थ और साउथ की बेस पे की थी। अब जो उसने की थी, फिलिप ने की थी, उसने क्या किया था कि उसने फॉसिल्स की स्टडी को देख के, फॉसिल्स के रिकॉर्ड को मेजर करके कि फिर उसने जो थी ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड को डिस्क्राइब किया था। इसलिए जो था थॉमस की जो थ्योरी थी वो इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं थी, इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं थी, इस वजह से इसकी थ्योरी जो थी लेटर ऑन रिजेक्टेड हो गई थी। अब चार्ल्स डार्विन, सबने नाम सुना होगा, नेचुरल सिलेक्शन के अंदर इस बंदे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसने क्या किया था कि फिंचेस की स्टडी को, माइग्रेशनल जो बर्ड्स थे, बर्ड्स माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, उनकी स्टडी को जो है इसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करके जो है एक्सप्लेन किया था गैलापागोस आइलैंड्स में, नेचुरल सिलेक्शन एंड द जू जियोग्राफी। चार्ल्स डार्विन 1835 में जो थी इसने विजिट किया था गैलापागोस आइलैंड्स को, जहाँ पे इसने जो था फोना था और फिंचेस, मेनली बेसिकली उसके ऊपर इसने कंसंट्रेट किया था। अब ये क्या था कि वहाँ पे स्ट्रक होके रह गया था गैलापागोस आइलैंड्स में, और फिर उसके बाद जब यह वहाँ पे स्ट्रक होके रह गया था तो इसने क्या किया था कि वहाँ के जो फोनास थे साउथ अमेरिका के, जो मेनलैंड सी गैलापागोस आइलैंड साउथ अमेरिका को रेफर करती हैं, वहाँ पे जाके इसने फिर फोना को स्टडी किया था। और फिर एल्फ्रेड रूजल वेलेस ट्रेवल थ्रू द इंडो ऑस्ट्रेलियन आर्कीप्लेगो, यानी कि इंडिया और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो फोना है जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, वहाँ से जाके जो है एल्फ्रेड रूजल ने क्या किया था, ट्रैवलिंग की थी, और वहाँ पे इसने जो थी फोना को डिस्कस किया था। ही वॉज पजल्ड बाय द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ द आइलैंड फोनास, ऑब्वियसली क्योंकि इंडियन और ऑस्ट्रेलियन रीजन्स जो थे वहाँ पे इसने क्या किया था, फोना को डिस्कस किया था, और जो थी उनके करेक्टर्स क्या थे, कि इंडिया के जो करेक्टर्स हैं वहाँ से जो बर्ड्स माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया आते हैं, वहाँ पे जाके उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं और किस तरह से जो है अपने आप को चेंज करते हैं, अडॉप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। अब
इन सब चीज़ों को मैटर में रख के कि एशिया की जो जाहिर है इंडिया एशिया के अंदर ही कंसीडर होता है, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन का रीजन है वो अलग से ऑस्ट्रेलिया रीजन आता है, बट जो स्पीशीज माइग्रेट करी थी उनको कंसीडर रख के उन सब स्पीशीज को जो है फौना को कंसीडरेबल रख के उन्होंने फिर जो थ्योरी दी थी वो कौन सी थी, नेचुरल सिलेक्शन टू अकाउंट फॉर एवोल्यूशनरी चेंज, कि किस तरह जो है नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एवोल्यूशनरी चेंज में हेल्प करती है कि एक जगह पे जो स्पीशीज हैं अगर उनकी जो अगर मैं बर्ड्स की बात करूं उनकी जो बीक है वो शार्प है और लाइक रोड लाइक है, तो दूसरी जो जगह पे अगर वो माइग्रेट करके जाती हैं तो वहां पे जो है वो उस तरह से पिकल नहीं कर पाती हैं उन सीड्स को या उन इंसेक्ट्स को, तो वहां पे जाके जो है उन्होंने अपनी बीक जो है उसको किस तरह से मॉडिफाई करना है, जैसे कि जिराफ्स थे। अब जिराफ्स ने क्या किया था, फर्स्टली उनकी जो नेक है, जो नेक का रीजन है वो अभी वो शॉर्ट था। सबसे पहले जो थे जिराफ्स वो क्या करते थे कि जमीन से जो है वो घास वगैरह खा लेते थे, बट लेटर ऑन जब जमीन के अंदर से अर्थ के ऊपर से उनके रीजन जिस रीजन पे वो प्रेजेंट थे सारी जो थी ग्रीनरी हर्बीवरी खत्म हो गई थी ऑन द अर्थ, ग्रास जो थी, तो क्या हुआ था कि जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था फिर उन्होंने जो थी दरख्तों की तरफ, ट्रीज की तरफ जो था अपना वो रुख किया, और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी जो है मॉडिफिकेशन लेके आए, एवोल्यूशन लेके आए अपने नेक रीजन में। तो फिर उसके बाद जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए थे वो विद द लार्ज नेक थे, मतलब उनकी लेंथ ज्यादा थी उनकी नेक की। सिमिलरली फिंचेस जो बर्ड्स हैं उनके अंदर भी यही सीन है कि जो जैसे जैसे वो उन्होंने अपना अपना एरिया जो है वो चेंज किया, उसके बाद जो है उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव जो थे उस जगह पे गए, वहां पे ब्रीडिंग हुई, एवोल्यूशन हुई, तो वो जो ब्रीडिंग और एवोल्यूशन थी वो उस फोना के हिसाब से, उस रीजन के हिसाब से हुई कि यहाँ पे जो है किस तरह से जो है वो सरवाइव करेंगे। और इन सब चीज़ों को जो है एल्फ्रेड रूसल और चार्ल्स डार्विन ने जो है स्टडी किया था। अच्छा, अब इन्होंने दोनों ने बहुत डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न्स और रेवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस को जो है इन्होंने इनकी की बेसिकली प्रोवाइड की थी। अनाउंसमेंट ऑफ द ज्वाइंट थ्योरी बाय डार्विन एंड वेलेस, अब इन्होंने ज्वाइंट थ्योरी दी थी। चार्ल्स डार्विन की तो नेचुरल सिलेक्शन पे थ्योरी थी सेपरेट से, बट लेटर ऑन जब वेलेस ने भी इंडो ऑस्ट्रेलियन जो रीजन है उसको एक्सप्लोर करके, उसके फौना को एक्सप्लोर करके चार्ल्स डार्विन तक आया था, तो तब इन्होंने ज्वाइंट एक थ्योरी पर वो जो थी वो प्रेस्क्राइब की थी in 1858 in the Journal of Linnean Society of London and especially the publication of Darwin's Origin of Species। ये मतलब ये जो जर्नल नेम है लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन, और फिर डार्विन ने अपनी डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इन 1858 के अंदर जो थी वो दी थी, चेंजिंग द थिंकिंग द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। Obviously, in discussion biogeography from the viewpoint of evolution, Darwin made 3 important points। उसने क्या किया था 3 important points में कि बैरियर्स, कि किस तरह जो हैं बैरियर्स जो हैं वो माइग्रेशन के अंदर अपना जो रोल प्ले करते हैं, और उसके अलावा माइग्रेशन का जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देते हैं। जाहिर है बैरियर है एक जगह से दूसरी जगह, अब जो परिंदे हैं उनके रास्ते में बैरियर एक ओशन भी आ सकता है, एक सी भी आ सकता है, कि एक जगह से उन्होंने दूसरी जगह पे माइग्रेट करके जाना है, तो अब अगर इतना ओशन इतना लंबा है, इतना ज्यादा है, तो वो किस तरह से जो है सारा रास्ता, अब जाहिर है वो ओशन के अंदर तो रिलैक्स नहीं कर सकते उतर के, तो किस तरह से जो है वो फ्लाई करके जाएंगे, कौन कौन से बैरियर्स जो होते हैं, कौन कौन से डिस्पर्सल फिनोमिनाज हैं जो उनके रास्ते के अंदर जो हैं आते हैं। अब he emphasizes that barriers to migration allowed time for the slow process of modification। Obviously जब barriers आ जाएंगे रास्ते में तो modification इतनी नहीं होगी, वो जिस जगह पे मौजूद हैं उसी जगह पे रहेंगे। अब उसने क्या किया था, concept of single centers of creation to be critical, that is each species was first produced in one area only and from that center it would proceed to migrate as far as its ability would permit। The same thing कि एक स्पीशी जो है एक एरिया में जो है वो प्रोड्यूस हुई है, वहां पे जो है वो रह रही है, तो अब उस वो माइग्रेट कितना माइग्रेट करेगी, जितना माइग्रेट अपनी एबिलिटी के मुताबिक, जितना कि उसकी बॉडी जो है उसको अलाउ करती है, ये उसकी एबिलिटी जो है उसको अलाउ करती है, उसके मुताबिक वो माइग्रेट करेगी। कि वो अगर
इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाती है या इंडिया से ऑस्ट्रेलिया से जो है वो वापस एशिया में आती है, क्या उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो ये पूरा सफ़र जो है उसको ट्रैवल कर सके। अब इस दौरान, इस माइग्रेशन के दौरान सिर्फ यही नहीं है कि बर्ड ने सिर्फ फ्लाई ओवर ही करते रहना है, तो वो अपनी कंप्लीट वो जो है रिस्पेक्टिव रीजन के ऊपर पहुंचेगा। अब इस दौरान ब्रीडिंग सीजन भी आता है। अब इस दौरान विंटर, जैसे कि आपने एस्टिवेशन और हाइबरनेशन का प्रोसेस पढ़ा हुआ है, वो भी सारा कंसीडरेशंस आती हैं इस दौरान। तो कैसे कैसे जाहिर है एवोल्यूशन हुई। अगर तो जो है पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, ब्रीडिंग हुई। अब जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए थे वो सरवाइव किए। पेरेंटल केयर में आपने पढ़ा था कि किस तरह जो है पेरेंट्स अपने ऑफ स्प्रिंग की सर्वाइवल के लिए क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो अब पेरेंट्स सरवाइव कर गए, ऑफस्प्रिंग भी सरवाइव कर गए, अब वहां से माइग्रेशन दोबारा करनी है, तो वो पेरेंट्स वो माइग्रेट कर पाएंगे या नहीं, या सिर्फ जो ऑफस्प्रिंग हैं जो बच गए हैं सिर्फ वही माइग्रेशन कर पाएंगे। इन सब चीज़ों को जो है इस बायोटा को, इस बायोडाटा को जो है डार्विन ने अपनी थ्योरी के अंदर ये एक्सप्लेन किया था। ही अच्छा, अब उसने डिस्पर्सल वाज अ फिनोमिना ऑफ ओवरऑल इंपॉर्टेंस। डिस्पर्सल, रिकॉर्डिंग द थर्ड पॉइंट, डार्विन ऑब्जर्व दैट ओशियनिक आइलैंड्स वर जनरली वोल्केनिक इन ओरिजिन। अब जो ओशंस की आइलैंड्स हैं, ऑब्वियसली ओशंस हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थेरीज आती हैं, प्लेट टेक्टोनिक थेरीज आती हैं कि किस तरह जो है प्लेट्स हैं और वो अर्थ की प्लेट्स आपस में टकराती हैं, वोल्केनिक एरप्शंस होती हैं। अब ओशन आइलैंड्स पे जो है वोल्केनोज की ओरिजिन हुआ था, वोल्केनोज का जो ओरिजिन था, एंड मस्ट हैव accumulated their biota from dispersal for some mainland resources। अब जाहिर है जो ओशन आइलैंड्स के ऊपर जो बर्ड्स हैं, अब ओशंस के अंदर क्लिफ्स भी प्रेजेंट होते हैं, ओशंस के अंदर जो है कैल्शियम कार्बोनेट के बड़े बड़े रॉक्स प्रेजेंट हैं, और वो जो रॉक्स हैं वो सिर्फ एक छोटी सी थोड़ी सी जगह पे नहीं प्रेजेंट होते कि उन्होंने मतलब एक बॉल सा ओशन के अंदर बना दिया। वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्लिफ्स होते हैं जो कि मिलियन बिलियन ईयर्स एगो पहले से जो हैं वो उन एरियाज़ के अंदर उनकी स्टोरेज होती रहती है कैल्शियम कार्बोनेट की और उसके अलावा सिलिकॉन की। और वो क्या करते हैं कि उसके बाद थ्रू द टाइम वो क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े क्लिफ्स का ओरिजिन जो होता है, अब वहाँ पे अब क्लिफ्स का जब ओरिजिन हुआ तो वहाँ पे जो थे वाटर बर्ड्स, गैलीफॉर्म्स, एक्वेटिक बर्ड्स जो थे उनकी जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। उसके अलावा अगर जहाँ जब एक क्लिफ, एक ओशन के अंदर क्लिफ प्रेजेंट हों तो बर्ड्स जो होते हैं वो इजीली माइग्रेट भी कर लेते हैं। वो इतनी फ्लाई तो कर लेते हैं, उनके पास इतना टाइम होता है कि वो इतनी फ्लाई करें कि वो एक क्लिफ से जो है दूसरे क्लिफ के ऊपर फ्लाई आउट कर सकें। अच्छा, अब जाहिर है फिर अगर ये चीज़ थी तो वहाँ पे बर्ड्स भी तो प्रेजेंट थे, लेकिन क्या हुआ कि जो साइड के रीजन्स थे ओशंस की, ओशन एक है उसके साइड पे जो आइलैंड है बना हुआ आइलैंड, उसके अंदर जो है वोल्केनिक एरप्शन हुई। अब वहाँ पे जो रिसोर्सेज थे वो डिस्पर्स हो गए। अब आइलैंड्स के ऊपर जो है एज वी ऑल नो के ग्रीनरी भी प्रेजेंट होती है, उसके अलावा ट्रीज हैं और हर चीज़ प्रेजेंट होती है आइलैंड्स के ऊपर। तो वहाँ पे जब वोल्केनोज की एरप्शन स्टार्ट हुई तो क्या हुआ कि हर चीज़ ने डिस्पर्स अप हो गई। ट्रीज खत्म हुए तो बर्ड्स भी डिस्ट्रॉय हुए, उनका फोना डिस्टर्ब हुआ, एनिमल्स जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स थे वो भी डिस्टर्ब हुए। रिसोर्सेज जो थे, कुछ बर्ड्स जो बच गए जो वोल्केनिक एरप्शन से, वो क्या हुआ कि उनके जो रिसोर्सेज थे वो खत्म हो गए। अब उसने क्या किया, फेल्ट किया, महसूस किया कि द प्रेजेंस ऑफ अल्पाइन स्पीशीज ऑन द समिट्स ऑफ वाइडली सेपरेटेड माउंटेन्स कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय डिस्पर्सल। कि जो अल्पाइन स्पीशीज हैं, अल्पाइन ट्रीज जो हैं उनके ऊपर जो हैं बर्ड्स हैं वाइडली, ये अल्पाइन ट्रीज जो होते हैं ये बेसिकली माउंटेन्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब वहां पे जो उन आइलैंड्स से जो थे एनिमल्स, उन्होंने क्या किया, बर्ड्स, उन्होंने माइग्रेट किया अल्पाइन ट्रीज के ऊपर, फिर वहां से अल्पाइन स्पीशीज एवॉल्व हुई और अपने ग्लेशियल पीरियड के अंदर जो है उन्होंने उस जगह पे जो है अपना वो होम टाउन बनाया, वहां पे रहे, इस तरह सारा कुछ। अच्छा, अब more importantly, he suggested that the relationships that biologists were then finding between the temperate biotas of the northern and southern hemispheres were attributable to migrations। कि जो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर्स के जो बायोटाज हैं, बायोटाज यानी कि जो वहाँ के रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किस तरह से जो है अपने ग्लेशियल पीरियड कौन सा होता है कि जब बर्फ जो है वो मेल्ट होती है, ठीक है, या फिर
एक्सट्रीम सर्दियों का जो लेवल होता है जब ग्लेशियर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अब वहाँ पे जो है एनिमल्स कैसे माइग्रेट करते हैं और किस तरह से जो है अपनी जो स्पीशीज हैं उनको वहाँ पे जाके लेके जाते हैं। अब फाइनली ही नोटेड दैट द प्रीपोंडरेंट इंटर हेमिस्फेरिक माइग्रेटरी मूवमेंट, कि उसने जो है हेमिस्फेयर नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर के इन साइड की जो मूवमेंट थी, इनर मूवमेंट, उसको क्या किया था उसने सर्च ऑब्जर्व किया था। और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी ये जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है उसको एडवांस किया, उसके अंदर मजीद जो थी एडिशन की और बताया कि कंपटीशन टू अ हायर स्टेज ऑफ डोमिनेटिंग पावर, के कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल रेट के लिए। ब्रीडिंग कंपटीशन एनिमल बिहेवियर में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो सिर्फ ब्रीडिंग कंपटीशन ही नहीं होता है किसी भी जगह पे रहने के लिए, अच्छा अब सिर्फ यही नहीं था कि कंपटीशन जो है सिर्फ ब्रीडिंग रेट के लिए हो, सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, खाने के लिए, रहने के लिए। एक जगह पे कांस्टेंट अगर ग्लेशियर्स हैं कॉन्टिन्यूसली, अगर वो स्नो गिर रही है या सर्दी है, तो वहाँ पे भी बर्ड का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, किसी भी एनिमल का, तो वो फिर अपने आप को उस हिसाब से अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर जोसेफ डी हुकर। अब डार्विन जब इस सारे प्रोसेस से गुजर रहा था तो मतलब जोसेफ ने भी क्या किया कि अपने थोड़े से जो हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस वो दी, उसने इस डार्विन को स्टडी किया, फिर उसके बाद उसने मज़ीद कुछ और चीज़ों को जो है साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है मज़ीद डिस्कशन की, बॉटनी के ऊपर, उनके फ्लोरा के ऊपर, कैसे ये जो बर्ड्स हैं, अब जाहिर है बर्ड्स पोलन्स खाते हैं, पोलन्स लेते हैं, हनी भी। हाँ जी मैम जी, फ्लोरा का फ्लावर होगा, वो फ्लावर बताया था आपने, एनिमल। दोबारा बताएं। फ्लोरा का आपने प्लांट्स बताया था कि एनिमल? फ्लोरा फ्लावर से निकला है और वो क्या है, प्लांट। जी फौना एनिमल्स और बर्ड्स। जी। ओ म्यूट करें। अच्छा, अब हुकर फेल्ट दैट डार्विन वाज परहैप्स टू डिपेंडेंट ऑन डिस्पर्सल इन अकाउंटिंग फॉर डिस्जंट रिलेशनशिप्स, के हुकर ने क्या किया कि उसने अपनी जो थेरीज थी वो डार्विन को स्टडी किया। अब उसने सिर्फ ये कहा कि डार्विन का जो फोकस था वो सिर्फ डिस्पर्सल पे था, कि किस तरह एनिमल जो है वो माइग्रेट करता है, वहां पे जाके क्या करता है, एवोल्यूशन किस तरह होती है, किस तरह वो अपनी जो है बॉडी की मॉडिफिकेशन करता है, मतलब अपनी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस लेके आता है एक एनिमल जो है या एक बर्ड जो है। बट जो हुकर था जोसेफ, इसने क्या स्टडी किया था कि उसने बॉटनी को भी स्टडी किया था, उसके फ्लावर्स को, उसके फ्लोरा को, कि जाहिर है एक एनिमल है, उसने माइग्रेट किया है तो उसने कुछ खाना भी तो है। अब वहां पे जाके कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं, कौन से ऐसे फ्लोरा है प्रेजेंट है जो के बर्ड जो है वो उस पे सरवाइव करे, उसके पॉलन्स ले, और उस स्पेसिफिक रीजन में साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन सी जो है वो चीजें प्रेजेंट हैं, कि अगर कोल्ड रीजन में जो है कौन से फ्लावर्स, कौन सी फ्लोरा जो है वो सरवाइव करता है और कौन सा जो है वो सरवाइव फिर नहीं करता। अच्छा, इन डिस्क्राइबिंग द फ्लोरा ऑफ न्यूजीलैंड, अब हुकर ने जो है 1853 में न्यूजीलैंड का फ्लोरा डिस्क्राइब किया था। हुकर ने क्या मतलब ऑब्जर्व किया था कि द प्लांट्स ऑफ साउदर्न ओशन वर द रिमेन्स ऑफ अ फ्लोरा दैट हैड वंस बीन स्प्रेड ओवर अ लार्ज एंड मोर कॉन्टिन्यूस ट्रैक्ट ऑफ लैंड, के फ्लोरा जो था साउदर्न ओशन में 1853 में, जो सम ईयर्स एगो पहले, 100 ईयर्स एगो पहले का जो फ्लोरा था वही जो था उसके वो कंटिन्यू हो रहा था 1853 में भी साउदर्न ओशन में। हाँ जी, मेरी तबीयत नहीं आ रही। क्या कहा आपने? मैम समझ नहीं आ रही। क्या समझ नहीं आ रही, बताएं। मैम ये कितना मतलब ये पता नहीं क्या है, आप साउथ वेस्टर्न मतलब तो मेडल तो पे वहां चले गए हैं सारा। ये सारी उनकी हिस्ट्री है कि किस तरह जो है किस किस साइंटिस्ट ने जो है उनको स्टडी किया था। अब जैसे देखें, फिलिप ने जो था उसने सारे रीजन्स
डिस्क्राइब किए, पहले आर्टिक, नहीं आर्टिक और इथोपियन, ये सब रीजन्स जो थे उसने डिस्क्राइब किए। फिर उसके बाद ये जो थी थॉमस हेनरी था, अब इसने क्या किया था, इसने भी कुछ रीजन्स जो थे उनको एनिमल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी कि किस किस रीजन में, पूरी दुनिया के किस किस रीजन में कौन कौन से एनिमल प्रेजेंट है, उसने जब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की तो उसने नॉर्थ और साउथ के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन की थी, उसने ईस्ट वेस्ट को कंसीडर नहीं किया था, उसकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई। ये मैम जी हिस्ट्री इनको बताई हुई है इनको जी। पढ़ना जरूरी है, इनको हाँ पढ़ना जी जरूरी है, हम अपना खुद नहीं पढ़ सकते जी। जियोग्राफी, हम खुद भी हम आप खुद खुद कैसे पढ़ते हैं पढ़ कोई लेसन सकते हैं, वगैरह। आप फिर मतलब सारी दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे? मतलब नहीं, मतलब तरीके वगैरह जो होती है, डेफिनेशन वगैरह, लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह, शॉर्ट क्वेश्चन, ये मैम जी इनको हमने पढ़ी जाना है, ये मतलब तो ये सही आपका नहीं मतलब टॉपिक भी है, और जू जियोग्राफी को स्टडी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा रीजन, किस किस ने किस किस रीजन के अंदर जो थी। अब जैसे देखें, हमने फिलिप को देखा, पढ़ा, तो ही हमें पता लगा ना कि अब ये नहीं मैम, पैलियार्टिक रीजन है, ये फिलिप एथोपियन रीजन है, ठीक है। फिलिप साइंटिस्ट जो फिलिप को था, नहीं देखा मैम। ठीक है, अब इसने सारे रीजन्स पेश किए, अगर ये मैम ना जी शॉर्ट करता तो कर हमें दें कैसे थोड़ा पता थोड़ा। लगना? शॉर्ट कर दूं थोड़ा थोड़ा? मैम जी मैंने फिलिप नहीं देखा। जी मैम मैंने क्या भी नहीं बहुत देखा, ज्यादा वो लग मेरे रहा है। दौर का नहीं था निशान। चले तो आप थोड़ा कह सा रहे हैं पढ़ आपने लेते फिलिप नहीं हैं। देखा। अच्छा अब इसके अलावा जो थी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स बाय अल्फ्रेड रूसेल वेलेस, अब इसने एक थ्योरी जो थी वो डार्विन के साथ एक्सप्लेन की थी, दूसरी थ्योरी जो थी इसने किसके साथ, इसने अपनी सेपरेट थ्योरी भी दी थी बायोजियोग्राफी की, कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। अब इसने ये वॉल्यूम बनाया था कि किस तरह जो है एनिमल्स वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 1876 में। अब इसके कुछ पॉइंट्स आउट से, जैसे कि देखें, अगर आप कहते हैं कि ये इन पॉइंट्स को मैं शॉर्ट आउट कर दूं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसने दिए थे। ये आपको पॉइंट्स पूछे भी जा सकते हैं कि हिस्ट्री में अल्फ्रेड रूसेल ने कौन से पॉइंट्स जो थे इंपॉर्टेंट, अपने जो वॉल्यूम था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स उसमें एक्सप्लेन किए थे। पहली क्लाइमेटिक स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लाइमेटिक स्टडीज, उनमें भी जो है पहली ये जो है रीजन जो सॉरी पैलेंटोलॉजी फॉसिल्स की स्टडी है, उसने उसको एनालाइज किया डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स को, कि पुराने जो थे फॉसिल रिकॉर्ड्स में कौन कौन से जो थे डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी एनिमल्स की। और उसके अलावा कंपटीशन, प्रीडेटर एंड अदर बायोटिक फैक्टर्स के सर्वाइविंग के लिए कंपटीशन और प्रीडेशन इज अ वेरी नेसेसरी थिंग, कि किस तरह जो थे डिस्पर्सल में इन्होंने कंपटीशन और प्रीडेशन ने अपना रोल प्ले किया डिस्ट्रीब्यूशन में। और जाहिर है जब प्रीडेशन होती है तो एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाता है, जैसे कि डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे। उसके बाद डायनासोर्स, कुछ डायनासोर्स जो थे वो अपनी ही स्पीशीज को खाने की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। Discontinuous ranges may come about by extinction in intermediate areas और patchiness of habitats, कि कैसे जो है किसी एरिया में जो है कौन सी रेंज प्रेजेंट है, कि डिसकंटिन्यूस के मतलब वो जो स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो खत्म हो गई है, किसी में कॉन्टिन्यूस में चल रही है। अब इसने क्या बताया था कि सिंगल स्पीशीज जो है उसका उसकी जो है जेनरा क्या है, वो किस जगह पे जो है कौन से जीन्स उसके अंदर प्रेजेंट है जो वो आगे लेके जाती है हायर कैटेगरीज के अंदर, जब वो माइग्रेट करती है, या जब वो किसी अपनी ही किसी जो है गुड जीन्स वाली स्पीशीज के साथ जो है वो ब्रीड करती है। द कॉमन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स नॉट अडॉप्टेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्पर्सल इज गुड एविडेंस, के ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे उनकी प्रेजेंस जो है वो गुड एविडेंस है कि वहां पे फॉसिल रिकॉर्ड्स उनको मिले कि उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस डिस्पर्सल नहीं किया था, वो उसी एरिया में रहे जो उनका रिस्पेक्टिव एरिया था, और वहां पे जाके जो है उन्होंने अपने फॉसिल्स जो है वो मतलब रिकॉर्ड बनाए। और जो अब के साइंटिस्ट हैं उनके लिए क्या है, गुड एविडेंस है कि वो पास्ट जो लैंड कंडीशंस हैं, कनेक्शंस हैं, उनको स्टडी कर सकें। अब ये सब थ्योरी अल्फ्रेड रूसेल ने दी थी। अब ये आपको कोई पहले पता था? नहीं ना। तो व्हेन टू लार्ज लैंड मैसेज लॉन्ग सेपरेटेड आर रीयूनाइटेड, के किस तरह जो है जैसे थेरीज आती हैं, प्लेट टेक्टोनिक थेरी है कि किस तरह जो है अर्थ सेपरेट हुआ, उसी तरह ओशंस जो होते हैं वो भी सेपरेट होती हैं, उनके दरमियान में फिर लैंड्स बन जाती हैं। ठीक है, तो किस तरह जो थी दो लैंड्स जो हैं वो सेपरेट हुई या वो यूनाइट हुई, और वहां पे जो है क्या एक्सटिंक्शंस हुई, जैसे पोलर बियर्स हैं।
पोलर बियर्स अब बहुत कम रह गए हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। अब उनके दरमियान जो है वो सी या ओशंस बहुत बड़ी हर्डल्स बन रहे हैं कि वो एक पोलर बियर है, वो एक क्लिफ पे है, तो वो उसने दूसरे क्लिफ पे जाना है तो उसको बहुत ज्यादा स्विमिंग करनी पड़ेगी, और कोल्डर रीजन्स में जो है स्विमिंग इज हाईली डेंजरस फॉर देम। इस तरह जो है स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती हैं, फिर नहीं बनती हैं, आइलैंड्स फॉर्म आउट होते हैं क्लिफ्स की बेस पे। आइलैंड्स में बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज: कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स, कॉन्टिनेंट जो कि मतलब